नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी दो चीज़ें बताना चाहूँगा। ऑब्वियसली ये वीडियो विराट कोहली के बारे में, उनकी कप्तानी के बारे में है, लेकिन दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा वीडियो शुरू करने से पहले। एक अपने बारे में और एक विराट कोहली जी के बारे में। मैं क्रिकेट का ये जो खेल है इसे तकरीबन 25 साल से फॉलो कर रहा हूँ। खेला भी है जिस लेवल तक हम खेल पाए, लेकिन चाहे वो एक खास करके इंडियन क्रिकेट एंड ऑब्वियसली द बिग टीम्स, द बिग टूर्नामेंट्स, एवरीथिंग आई हैव फॉलोड। फ्रेंचाइज क्रिकेट भी फॉलो किया है। 100 से ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे मैंने, वीडियोस बहुत बनाए हैं मैंने और बहुत क्लोजली फॉलो किया है। तो विराट कोहली तो जब आए क्रिकेट में, इवन जब वो अंडर-19 वर्ल्ड कप जीते एज कैप्टन, तब तक मैं काफ़ी क्रिकेट ऑलरेडी देख चुका था। लेकिन हमेशा से सिंस मैं फॉलो करता आया हूँ ये गेम, तो विराट कोहली जी का भी पूरा करियर फॉलो किया मैंने। एंड वो भी दिल्ली से है, मैं भी दिल्ली से हूँ। और दूसरी बात जो मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है कि विराट कोहली के बारे में कुछ भी बोलने से पहले मैं मतलब इस वीडियो में अगर कोई क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म की बात नहीं है, पर हम एनालाइज करेंगे कुछ क्रिटिकल चीज़ों को, कुछ क्रिटिकल मिस्टेक्स जो शायद से उनके करियर में हुई है। क्योंकि क्रिकेट भी हर एक खेल की तरह एक चांस का गेम है। ऑब्वियसली ओपोनेंट बहुत मैटर करता है और उस दिन पे जो कंडीशंस होती है वो बहुत मैटर करती है, लेकिन उससे ज़्यादा जो मैटर करता है वो ये है कि कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आ जाते हैं। एंड जो आप चांसेस लेते हैं, जो आप डिसीजंस लेते हैं, वो सही से काम करे ना करे, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। वो उसमें एक रिस्क परसेंटेज भी होती है। अब हम बात करते हैं विराट कोहली के बारे में। विराट कोहली की बारे में मैं ये कहूँ कि जब वो अंडर-19 वर्ल्ड कप जीते 2008 में, तो उनकी कैप्टनसी के काफ़ी चर्चे हुए थे। मुझे याद है कैसे फाइनल अंडर-19 में 2008 में उन्होंने एक बहुत छोटा टोटल डिफेंड किया था। फिर कुछ साल बाद वो आरसीबी के भी कैप्टन बने, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छी लीडरशिप दिखाई, प्लेयर्स को बैक किया, बहुत सारे प्लेयर्स को बैक किया। एंड जब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी का अंत होने जा रहा था, टेस्ट कप्तानी का, तो विराट कोहली की जो लीडरशिप थी, फायर ब्रांड एंड एग्रेसिव लीडरशिप थी, उसकी बहुत ज़रूरत मुझे लगता है भारतीय टेस्ट क्रिकेट को थी, क्योंकि खास करके ओवरसीज़ कंडीशंस में। क्योंकि मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट, हम जब बड़े हो रहे थे तो हमारे मन में एक बहुत बड़ा मतलब एक ऐसा लगता था कि टेस्ट क्रिकेट तो बड़े लोगों का या फिर बुजुर्ग लोगों का खेल है और वनडे या T20 क्रिकेट यंगस्टर्स का खेल है। T20 क्रिकेट डेफिनेटली यंगस्टर्स का खेल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमने देखा कैसे 40+ वाले क्रिकेटर्स ने भी T20 में, ख़ास करके जिनके पास कोई ट्रेड हो, कोई जैसे कि ब्रैड हॉग या फिर प्रवीण तांबे साहब, उन्होंने जिस तरीके से खेल के दिखाया, तो T20 में भी एज नहीं है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में मुझे बाद में समझ आई कि फिटनेस एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में जो फिटनेस चाहिए, खास चाहे बॉलर हो, बैटर हो, फील्डिंग में, विकेट कीपिंग में, वो किसी भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट से ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ ये कि एग्रेशन भी चाहिए टेस्ट क्रिकेट में, चाहे जीतने के लिए हो या फिर मैच ड्रॉ करने के लिए भी हो। जब तक आपकी एग्रेसिव अप्रोच नहीं होगी, आप टेस्ट क्रिकेट में सक्सीड नहीं कर सकते एज अ टीम या एज एन इंडिविजुअल। और जिस दिन विराट कोहली भारत के फुल टाइम टेस्ट कैप्टन बने थे, उस दिन मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। जनवरी 2015 में जब सिडनी का टेस्ट मैच हुआ था, उससे पहले ऑब्वियसली उस सीरीज़ में एडिलेड के टेस्ट मैच में उन्होंने कैप्टनसी भी की थी, मैच ऑलमोस्ट जिता भी दिया था। लेकिन फिर उसके बाद जो श्रीलंका का दौरा हुआ, श्रीलंका में जिस तरह से टेस्ट सीरीज़ जीते हम पहला मैच हारने के बाद, उसके बाद होम क्योंकि मैचेस से काफ़ी समय, फिर 2018 का वो सीज़न आया था। लेकिन मैं अगेन बात करना चाहूँगा कि यस, ऑब्वियसली उसमें मिस्टेक्स आई, कुछ प्लेयर्स को बैक किया, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, कुछ डिसीजन ऐसे हुए जो गलत हुए ओवरसीज़ टूर्स पे खास करके। लेकिन फिर भी ओवरसीज़ अगर आप देखें तो टेस्ट क्रिकेट में ही हमने विराट कोहली कैप्टनसी में 2 टेस्ट मैचेस जीते। इंग्लैंड में 2 या 3 टेस्ट मैचेस हम जीते विराट कोहली की कैप्टनसी में, हाँ 3 टेस्ट मैचेस। और ऑस्ट्रेलिया में भी हम 2 टेस्ट मैच जीत चुके हैं उनकी कैप्टनसी में, विच इज़ आई थिंक फिनोमिनल। और किसी भारतीय कप्तान ने इन तीनों देशों में इतने मैचेस नहीं जीते। लेकिन अब हम और हाँ, उन्होंने जो अच्छी चीज़ें की टीम के लिए, वो मैं और बताऊं कि फास्ट बॉलिंग को जिस तरीके से विराट कोहली की कैप्टनसी में एनकरेज किया गया और जिस पीक पे फास्ट बॉलिंग पहुंची हमारी, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो या एक दिवसीय क्रिकेट हो, जैसे कि जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा,
मोहम्मद शामी और फिर अब मोहम्मद सिराज, और उस समय भुवनेश्वर कुमार भी वनडे टीम के हिस्सा थे। हार्दिक पांड्या की जो बॉलिंग है, फिर शार्दुल ठाकुर आए, और पेस बैटरी हमारी बनती चली गई। नवदीप सैनी, अब उमरान मलिक आ चुके हैं। अब तो भारतीय क्रिकेट इतने गोल्डन पीरियड से गुजर रहा है पेस बॉलिंग के कि हमारे पास एक लाइनअप, फुल फ्लेजेड लाइनअप, एक फैक्ट्री ऑफ पेस बॉलर्स है। हालांकि फिटनेस और एंड्योरेंस और वो जो है लॉन्ग टर्म में पता चलता है किसी भी प्लेयर का, लेकिन द साइंस आर गुड, एंड इसका बहुत बड़ा क्रेडिट मैं विराट कोहली को देना चाहूँगा। दूसरा, मिडिल ओवर्स में विकेट्स लेने के लिए कुलदीप और चहल की जो जोड़ी उन्होंने चुनी 2017 में, और बैक किया उसे 2 साल वर्ल्ड कप में। हालांकि कई मैचेस में कुलदीप नहीं चले, लेकिन तब भी उन्होंने बैक करते रहे। तो मिडिल ओवर्स में क्योंकि हमें ज़रूरत थे विकेट्स की, इसलिए उन्होंने रिस्ट स्पिनर्स को बैक किया, जो कि काफ़ी समय से इंडियन क्रिकेट में एक मेन स्टे या परमानेंट फीचर नहीं थे। तो ये भी, इसका भी उन्हें क्रेडिट जाता है। फिटनेस की अगर हम बात करें तो उन्होंने खुद से फिट रह के कई लोगों को इंस्पायर किया। इसका मैं अगर आप महेंद्र सिंह धोनी से भी कंपेयर कर सकते हो ना, महेंद्र सिंह धोनी भी खुद इतने फिट है। विकेट कीपिंग की 90 टेस्ट मैचेस खेले, 400 के करीब वनडे मैचेस खेले, 100 के करीब T20 इंटरनेशनल्स खेले, 15-16 सीजन IPL के खेले, और अभी भी फिट हैं, शायद अगला IPL भी खेलें। लेकिन विराट कोहली ने भी इस चीज़ को और आगे ले गए, क्योंकि इन्होंने सारे फॉर्मेट्स खेले, और टेस्ट तीनों फॉर्मेट अभी भी खेल रहे हैं। T20 इंटरनेशनल से भी रिटायर्ड हुए और IPL भी खेलते हैं। टेस्ट और वनडे में के तो रेगुलर फीचर है ही वो, लेकिन टॉप ऑर्डर में बैटिंग करना, टॉप 3 में, टॉप 4 में टेस्ट क्रिकेट में, और टेस्ट और मैच को एंड तक फिनिश करना सिंगल्स डबल्स के साथ, उसके बाद फील्डिंग और हर फॉर्मेट खेलना, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत बर्नआउट भी हुआ था। तो उस फिटनेस ने, एंड ऑब्वियसली द वे ही हैज़ शेप्ड हिज बॉडी, उस चीज़ ने बहुत यंगस्टर्स को इंस्पायर किया है, एंड उस चीज़ का भी क्रेडिट जाता है। तो विराट कोहली के एज अ बैटर तो बात ही नहीं कर रहा, एज अ कैप्टन, एज अ लीडर, और जो बातें वो करते हैं, जो मोटिवेशन वो देते हैं जब भी वो बात करते हैं, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड, अपने मेंटल टफनेस के बारे में, उसने बहुत लोगों को इंस्पायर किया। सो फेरिस्त बहुत लंबी अगर विराट कोहली जी के कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात की जाए। अब हम इस वीडियो में, चूँकि इस वीडियो का टॉपिक था, हम बात करेंगे उन 3 मिस्टेक्स की, और मैं 3 मिस्टेक्स नहीं बोलूँगा, मैं 3 जो फॉर्मेट्स है, टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट, इन तीनों के, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में वो भारत के कप्तान रहे तकरीबन, फुल टाइम कैप्टन मैं कहूँगा, तकरीबन 7 साल, दिसंबर 2015 से दिसंबर 2014 से 2021, यानी जनवरी 2015 से 2022, तो 7 साल। वनडे टीम के फुल टाइम कप्तान रहे वो जनवरी 2017 से जनवरी 2022, 5 साल, और T20 इंटरनेशनल के भी कप्तान वो रहे जनवरी 2017 से, हाँ वही 5 साल। सो तीनों फॉर्मेट्स के बात करूँगा, T20 की एंड में करूँगा, टेस्ट क्रिकेट की मैं बात करूँगा सबसे पहले। टेस्ट क्रिकेट में दोस्तों मुझे लगता है विराट कोहली की एज कैप्टन जो सबसे बड़ी कमी रही वो ये रही कि उन्होंने भारत के मिडिल ऑर्डर, फ्यूचर जनरेशन ऑफ इंडियाज़ बैटिंग मिडिल ऑर्डर जो है उसको प्रिपेयर नहीं किया। इसके बारे में दोस्तों मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे हमने रणजी ट्रॉफी के परफॉर्मेंसेस 10 साल से ज़्यादा से एक पूरा डेकेड हमने रणजी के परफॉर्मर्स को इग्नोर किया। अब दोस्तों यहाँ पे कई लोग कहेंगे कि जब चूँकि हमारे पास चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली जैसे बल्लेबाज थे मिडिल ऑर्डर में, फिर ऋषभ पंत आए, डेफिनेटली उन्होंने विकेट कीपर बैटर जो ऋषभ पंत ने किया, विकेट कीपर बैट्समैन, विकेट कीपर बैटर भारत के लिए बहुत कम लोगों ने किया टेस्ट क्रिकेट में खास करके, और जितने मैच जिताए हैं। अब धीरे धीरे हमारा टॉप ऑर्डर भी बना है जब से रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में ओपनिंग करना शुरू किया, और फिर अब शुभमन गिल आ चुके हैं, पीछे मयंक अग्रवाल ने भी बहुत अच्छा फॉर्म दिखाया था, KL राहुल का भी ऊपर नीचे करियर रहा है लेकिन कुछ प्रॉमिस उन्होंने दिखाया था, फिर मुरली विजय शेखर धवन थे उस समय, लेकिन और हनुमा विहारी ने एक उनके परफॉर्मेंस, उनके कंट्रीब्यूशन के नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने बड़े बड़े मैचेस और सीरीज़ भारत को, खास करके ऑस्ट्रेलिया की जो 2 श्रृंखलाएं हम जीते उनमें हनुमा विहारी जी का कंट्रीब्यूशन है। 2018-19 में एज एन ओपनर जो उन्होंने कुछ समय निकाला था एज एन ओपनर बॉल को पुराना करने में, और 2021 के अंत में
नहीं 20 के अंत में 22 हाँ 21 के शुरू में जो सिडनी टेस्ट मैच था उसमें जो अश्विन के साथ उन्होंने बैटिंग की थी। सो यस, लेकिन दोस्तों इस चक्कर में क्या हुआ, पुजारा का की अगर मैं बात करूं, उन्होंने 2 सीरीज़ जो है ऑस्ट्रेलिया में बहुत बढ़िया बैटिंग की। उसके अलावा जिस तरह से एक्सपेक्टेड है फ्रॉम अ प्लेयर लाइक पुजारा, साउथ अफ्रीका इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में उन्होंने उस तरह से नहीं परफॉर्म किया। दोस्तों आप स्टार्ट्स उठा के देख लीजिए, मैंने सारी सीरीज़ सारे मैचेस देखे हैं। अजिंक्य रहाणे दोस्तों जिस तरीके से उन्होंने अपने करियर के शुरू में प्रॉमिस दिखाया था, आप मेलबर्न की उस एक पारी को छोड़ दें अगर 2020 के अंत में मेलबर्न टेस्ट मैच जो हम जीते थे और जहाँ से टर्न अराउंड हुआ था वो ऐतिहासिक श्रृंखला, ऑब्वियसली उनकी कैप्टनसी की भी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन उसके अलावा अजिंक्य रहाणे कि अगर आप फ़ैन रहे हैं, अगर आपने उनका इनिशियल ईयर्स ऑफ हिज क्रिकेट देखा है, बहुत डिसअपॉइंट किया उन्होंने साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के दौरों पे खास करके, या टेस्ट क्रिकेट में ओवरऑल अगर आप देखिए पिछले मैं कहूँगा 2018 के शुरू से लेके हाल ही तक, मतलब 2022 तक, 2023 अभी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप भी हुआ है, उसमें उन्होंने हालांकि बैटिंग अच्छी की लेकिन उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं किया जिसका उनसे एक्सपेक्टेड था। ओपनिंग स्लॉट जो है रोहित शर्मा आई थिंक अब कैप्टन भी है भारतीय टीम के और आगे भी रहेंगे और ओपनिंग भी करना चाहेंगे मुझे लगता है, अनलेस कि उनके फॉर्म में कोई डिप आए एज अ टेस्ट ओपनर। लेकिन क्या हमने नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंडियाज़ टेस्ट बैटिंग प्रिपेयर किया है? आप ये कह सकते हैं जी हमारा रणजी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम अभी उठा लेंगे, लेकिन एक्सपोजर भी एक चीज़ होती है। जब दोस्तों मैं उस रणजी के जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने बताया था कि चेतेश्वर पुजारा ने कई मैचेस, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा और इवन अजिंक्य रहाणे ने अपने करियर के शुरू में काफ़ी एक्सपोजर लिया जब सचिन, राहुल और वीवीएस थे टीम के हिस्से। और अभी जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ मिडिल ऑर्डर खास करके नहीं बनी है, ठीक है आप ओपनर ले आएंगे, हो सकता है कोई ओपनर सेटल भी हो जाए, अच्छा ओपनर मिल जाए। अभी पृथ्वी शॉ ने भी पीछे फॉर्म दिखाया था एज एन एग्रेसिव ओपनर, मयंक अग्रवाल भी है और ओपनर्स आएंगे अभी। लेकिन बात यह है क्या हमने एक पूरा बैटिंग ऑर्डर बना रखा है आगे के लिए? ठीक है पूरा बैटिंग ऑर्डर नहीं, लेकिन क्या यंगस्टर्स अभी भी, अगर यंगस्टर्स को इंक्लूड किया जाए पुजारा और कोहली और रहाणे के रहते हुए, तो उन्हें थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा, थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा। क्योंकि एकदम से अगर आप एक नई टीम लेके आएंगे टेस्ट क्रिकेट में खास करके, तो दोस्तों आपने देख रखा है श्रीलंका, साउथ अफ्रीका के साथ क्या हुआ है। दूसरा मुझे लगता है एक चीज़ जो है टेस्ट क्रिकेट में खास करके विराट कोहली ने भी ये गलती की, मुझे लगता है अभी के कैप्टन भी कर रहे हैं जो उसके बाद टेस्ट कैप्टन है, अब तो रोहित शर्मा ही है, कि रिस्ट स्पिनर बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंडीशंस में जब कुलदीप यादव ने आखिरी अपने टेस्ट मैच में जो कि उन्होंने सेना कंट्रीज़ में खेला था ऑस्ट्रेलिया में, उसमें 5 विकेट हॉल लिया था उनका, हालांकि पहला ही मैच था ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में, उसके बाद उन्होंने खेला ही नहीं, जबकि कोचेज़ ने कहा था ये हमारे ओवरसीज़ चॉइस रहेंगे। एंड उसके बाद आपने देखा क्योंकि 5th डे पे आपने चीज़ नोटिस, क्योंकि हम कई सारे टेस्ट मैचेस अभी हाल ही में आ रहे हैं, जैसे साउथ अफ्रीका के सीरीज़ के आखिरी 2 टेस्ट मैचेस थे, इंग्लैंड का जो सीरीज़ का आखिरी मैच बच रहा था 2021 में जो शुरू हुआ और 22 में ख़त्म हुआ, कि आखिरी दिन हम, क्योंकि कंडीशंस फ्लैट हो जाती है, चाहे जितना भी बड़ा टारगेट हो, उस मैच में तो खैर इंग्लैंड का जो आखिरी टेस्ट मैच रह रहा था उसमें तो 350 के ऊपर का टारगेट हमने दिया था इंग्लैंड को, क्योंकि कंडीशंस फ्लैट आउट हो जाती है। तो और वो कंडीशन वैसे भी फिंगर स्पिनर के लिए आइडियल नहीं होती, तो एक अटैकिंग रिस्ट स्पिनर की ज़रूरत होती है। तो खैर ये भी एक चीज़ रही है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर मैं टेस्ट क्रिकेट की उनकी इस गलती को समराइज़ करूं तो वो यही रहेगी कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंडियन बैटर्स को उन्होंने नहीं प्रिपेयर किया, नहीं ग्रूम किया। जैसे बॉलिंग का उन्होंने एक पूरी फैक्ट्री बनाई, बैटर्स को भी लेके एनकरेज, अब जैसे हनुमा विहारी को ही लिया था, तो हनुमा विहारी का एकदम से कॉन्फिडेंस तोड़ना, टीम से उनका चले जाना, टीम से एकदम से उन्हें निकाल देना, जो है मुझे लगता है वो भी एक मिस्टेक रही है। अब आते हैं वनडे क्रिकेट। दोस्तों वनडे क्रिकेट एक बहुत ही अलग तरीके का खेल है, खास करके यंग जनरेशन को ये समझना हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, क्योंकि
यंग जनरेशन ने ज़्यादा से ज़्यादा T20 क्रिकेट देखा है, जिन्होंने क्रिकेट हाल ही में देखना शुरू किया होगा पिछले 5-7 साल में, और टेस्ट क्रिकेट के बारे में शायद जानते हो। वनडे क्रिकेट शायद इतना ना देखा हो, या वर्ल्ड कप्स के अराउंड, क्योंकि इसमें इतने मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स भी नहीं होते अब जितने पहले होते थे। मतलब 90s और उसके बाद तो 90s के अराउंड तो आप लगाइए लीजिए कि एक शारजा में हर साल शारजा में 1 या 2 टूर्नामेंट, एक इंग्लैंड में ट्राई सीरीज़, एक ऑस्ट्रेलिया में ट्राई सीरीज़, एक साउथ अफ्रीका में ट्राई सीरीज़, इंडिया में भी कोई ना कोई ट्राई सीरीज़ होता था। एशिया कप तो खैर अभी भी होता है लेकिन उसका अंतराल बढ़ा दिया गया। तो खैर वनडे क्रिकेट में आपको टेस्ट क्रिकेट का तो नहीं कहूँगा, पर यस एक इनिंग्स बनाने का टेम्परामेंट चाहिए। और टेस्ट क्रिकेट और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट, इन दोनों में जिस चीज़ की सबसे कम ज़रूरत होती है और वनडे क्रिकेट में जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होता है स्ट्राइक रोटेट करना, सिंगल्स बनाना और सिंगल्स लेते रहना। क्योंकि वनडे क्रिकेट में ज़्यादा से ज़्यादा जो टीम का स्कोर बनता है वो उससे बनता है। एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत होती है इस फॉर्मेट में। एंड विराट कोहली ने जहाँ पे कमी की वो ये रहा कि उन्होंने जो भारत का मिडिल ऑर्डर था उसको ठीक से डेवलप नहीं किया। अब यहाँ पे 3-4 उनकी मैं गलतियाँ एक साथ बताना चाहूँगा। अगेन बॉलिंग टेस्ट क्रिकेट की तरह वनडे क्रिकेट में भी इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट हुई विराट कोहली के अंडर ही। और अभी भी जो हमारी बॉलिंग है, अगर हम सही कॉम्बिनेशन खिलाए, चाहे टेस्ट हो वनडे हो, वो उसका पूरा क्रेडिट, मतलब बहुत ज़्यादा पोर्शन ऑफ क्रेडिट मैं विराट कोहली को देना चाहूँगा। बैटिंग की अगर मैं बात करूँ, अच्छा फील्डिंग के बारे में बात कहूँगा कि विराट कोहली ने जो यहाँ पे फील्डिंग के अपनी फील्डिंग बहुत अच्छी की और फिटनेस पे बहुत एम्फोसिस दिया। टीम की ओवरऑल फील्डिंग का जो कल्चर है, अब इसमें कोचिंग, मैनेजमेंट और जो सेलेक्टर्स या फिर जो बोर्ड जिन कोचेस बॉलिंग फील्डिंग कोचेस को चुनता है, उस पर मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ का मैं टीकरा फोड़ना चाहूँगा या दरमदार उन पे डालूँगा कि फील्डिंग का लेवल इंडिया का बहुत ख़राब हुआ है पिछले 7-8 साल में। मोहम्मद कैफ, सुरेश रैना, युवराज सिंह, मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं तो इवन अनिल कुंबले जो कि फास्टेस्ट और क्विकेस्ट फील्डर नहीं थे, इवन 38 साल की उम्र में एफर्ट जितना वो देते थे फील्ड में, मुझे याद नहीं उन्होंने कभी कोई आसान कैच छोड़ा हो। और आज की टीम में अब देखिए कि फील्डिंग का कल्चर अभी भी उतना नहीं बना कि हम साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर कर पाए अपने आप को। हो सकता है एफर्ट डालते हो वो जब बॉल आती हो, लेकिन प्रैक्टिस इतनी नहीं है और एम्फोसिस ट्रेनिंग पे भी इतना नहीं है। बैटिंग की अगर मैं बात करूँ, 3-4 चीज़ें हुई। जब विराट कोहली जैसे कप्तान बने थे तब वो युवराज सिंह को लाए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत नहीं जीते। युवराज सिंह का परफॉर्मेंस एक मैच में बहुत अच्छा था पाकिस्तान वाले में, उन्होंने खुद तारीफ़ की थी कि वो क्लब क्रिकेटर लग रहे थे युवराज के आगे। लेकिन एकदम से उन्होंने युवराज को चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वेस्ट इंडीज़ के 1-2 मैचेस खिलाने के बाद ड्रॉप कर दिया एंड हमेशा के लिए ड्रॉप कर दिया। यो टेस्ट और बहुत सारी बातें कही गई थी। चलिए खैर, गौतम गंभीर जो है दोस्तों, मुझे लगता है कि मैं किसी की प्लेयर या किसी मैनेजमेंट का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन गौतम गंभीर को जिस तरीके से टीम से 2012 के अंत में निकाला गया हर फॉर्मेट से, वो बहुत अजीब चीज़ थी। मतलब नंबर 4 पे अगर मैं बल्लेबाज चाहिए होता 2019 वर्ल्ड कप में, तो हम गौतम गंभीर का भी यूटिलाइजेशन कर सकते थे। क्या 18 दिसंबर में उन्होंने रिटायर कर लिया था, लेकिन गौतम गंभीर का भी मेरे मन में नाम आया था युवराज सिंह 2019 वर्ल्ड कप में। चाहे युवराज सिंह की मैं बात हमेशा करता हूँ इसलिए क्योंकि उनका जो कमिटमेंट है टीम के प्रति, मैच जिताने के प्रति, जिस तरह से कंधे पे वो गेम लेते हैं, मैं मानता हूँ युवराज सिंह, मार्लन सैमुअल्स, बेन स्टोक्स, गौतम गंभीर जैसे क्रिकेटर, वो बहुत कम प्लेयर्स उस तरीके से मेंटल मतलब उस सिचुएशन को हैंडल करके मैच को अंत तक ले जा पाते हैं। इसलिए युवराज सिंह, एक बूढ़ा और थके हुए युवराज सिंह को भी मैं ले जाऊंगा किसी वर्ल्ड कप या किसी बड़े टूर्नामेंट में, कंपेयर टू एनी फिट प्लेयर जिनके अंदर वो टेम्परामेंट ना हो। तो युवराज सिंह, फिर श्रेयस अय्यर को कुछ मैच खिलाए थे इंडिया ने, उन्हें साइडलाइन कर दिया था। मनीष पांडे की बात हो रही थी। अंबटी रायुडू को भी टीम ने, अंबटी रायुडू को तो कहा था विराट कोहली ने कि हमारे नंबर 4 है, और फिर वर्ल्ड कप से वर्ल्ड कप स्क्वाड से उन्हें ड्रॉप कर दिया क्योंकि जस्ट ऑस्ट्रेलिया के 3 मैच में नहीं चले। न्यूजीलैंड में तो आखिरी मैच में उन्होंने 91 मारे थे न्यूजीलैंड के सीरीज़ में। एंड सुरेश रैना, मतलब आप कितने प्लेयर्स का नाम ले कि 7-8 ऐसे विकल्प हो सकते थे हमारे मिडिल ऑर्डर में। एंड इम्पल्सिव जो उन्होंने डिसीजन लिया, इससे मैं T20 वाले पे भी आऊँगा। इम्पल्सिव इंस्टिंक्टिव की विजय शंकर ने एक मैच में परफॉर्म किया तो उन्हें वर्ल्ड कप में ले गए। अब सिंस ये वाली सिचुएशन अभी भी आई थी टीम के पास कि तिलक वर्मा को ले जाते 2023 वर्ल्ड कप में, जस्ट बिकॉज उन्होंने T20 इंटरनेशनल में परफॉर्म किया जस्ट बिफोर द एशिया कप
लेकिन टीम ने वो डिसीजन नहीं लिया वर्ल्ड कप के लिए, और मुझे लगता है कि ये गलत भी नहीं है, क्योंकि आप किसी भी फॉर्मेट में एक ऐसे प्लेयर को ले जाना चाहेंगे जिसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो उस फॉर्मेट में। तो ये गलती मुझे लगता है कि विजय शंकर को एज नंबर 4 या फिर एक ऐसे प्लेयर की तरीके से जो कि टीम का बैलेंस पूरा कर ले जाए। बॉलिंग में भी उन्होंने कुछ ही ओवर्स पे किए थे और एक आधा ही विकेट लिया था, तो उनको ले जाने के चक्कर में अंबती रायुडू को ड्रॉप करना। फिर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आपको याद होगा, अच्छा, केदार जाधव ने अपनी जगह बनाई थी एज अ स्पिनर, भी अच्छा खेल रहे थे। उस वर्ल्ड कप में भी उन्होंने अफगानिस्तान के मैच में अच्छी पारी खेली थी। इंग्लैंड वाले मैच में तो मैच खत्म ही हो गया था, उसके बाद उन्होंने ड्रॉप कर दिया था, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन केदार जाधव को भी बैक नहीं किया। फिर सेमीफाइनल में दिनेश कार्तिक खेल रहे थे, और फिर धोनी और ऋषभ पंत के होते 3 हम विकेट कीपर बैटर्स को खेल रहे थे हमारे उस मैच में। सो जो अनसेटल्ड मिडल ऑर्डर था उस वर्ल्ड कप में, और उसकी वजह से जो अभी तक, अब हो सकता है हमारा मिडल ऑर्डर सेटल होता दिख रहा है विद फॉर्म ऑफ केएल राहुल एंड ईशान किशन ऑल्सो शोइंग सम प्रॉमिस, बट ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। तीसरी चीज़, अगेन मैं इम्पल्सिव इंस्टिंक्टिव डिसीजंस पे आना चाहूँगा। तो T20 इंटरनेशनल्स की बात करें, हम सारे बायलैटरल सीरीज जीते। विराट कोहली की कैप्टनसी में हमने केवल एक T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप खेला, और देखा जाए तो एक ही मल्टी नेशन सीरीज़ खेला उनकी कैप्टनसी में। हालांकि 5 साल वो T20 के कैप्टन रहे, वो था T20 वर्ल्ड कप 2021 का, और क्योंकि निदाहास वगैरह में भी रोहित शर्मा ही कैप्टन रहे थे जो मल्टी नेशन सीरीज थे। युजवेंद्र चहल को के साथ तो खैर मैं कहूँ कि किस प्रकार की नाइंसाफ़ी हुई है उसका तो खैर हिसाब ही नहीं है। 3 लगातार वर्ल्ड कप, 21, 22, 23, 2 T20 और अब ये 50 ओवर वर्ल्ड कप, इन तीनों से उन्हें लिया ही नहीं गया, एक भी मैच नहीं खिलाया गया। अब 23 का वर्ल्ड कप में अभी भी समय है, देखो स्क्वाड क्या वो चेंज करते हैं या युजवेंद्र चहल किस तरह से आते नहीं आते, लेकिन इग्नोर जिस तरह से किया गया परफॉर्म करने के बावजूद। सबसे ज़्यादा हैरानगी मुझे 2021 के T20 वर्ल्ड कप से जस्ट पहले हुई थी कि राहुल चहर बहुत अच्छे बॉलर है, एंड नो डाउट सारे ही हमारे बॉलर्स टैलेंटेड हैं, नथिंग अगेंस्ट एनीवन, लेकिन जस्ट बिकॉज राहुल चहर ने श्रीलंका की सीरीज़ में एक आध मैच खेला, एक वनडे में और एक T20 में कुछ विकेट्स लिए, तो उन्होंने कहा नहीं ये लड़का अच्छा है, ये थोड़ी फास्ट बॉल करता है, और दुबई की कंडीशन में क्योंकि मैचअप्स की बहुत बात होती है, ये टीम मैचअप्स की बहुत बातें करती है, तो उन्हें ले गए। लेकिन युजवेंद्र चहल ने तो हर कंडीशन में, हर इवन दुबई में, UAE में भी कभी IPL हुआ हो, T20 में युजवेंद्र चहल से बेटर स्पिनर क्या रहा है भारत के T20 इतिहास में। IPLs को उठा लीजिए, ठीक है, अमित मिश्रा और बहुत सारे प्लेयर्स का हम नाम लेंगे, और अमित मिश्रा मेरे फेवरेट खुद है, लेकिन इन लोगों के अलावा युजवेंद्र चहल का अगर T20 इंटरनेशनल्स की बात करें, उनसे बेहतर स्पिनर रहा है क्या हमारे पास? 2021 के T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में ही नहीं देखा हमने, और जबकि कुलदीप और चहल उस समय भी 100 से ज़्यादा T20 इंटरनेशनल विकेट ले चुके थे, और कुलदीप की तो खैर बात ही नहीं की थी, जबकि कुलदीप फास्टेस्ट अभी भी है 50 इंटरनेशनल T20 विकेट्स के, और उस समय भी उनकी एवरेज इकॉनमी और स्ट्राइक रेट दुनिया में बेस्ट थी। तो इस तरीके के डिसीजंस, और दूसरी चीज़ ये कि IPL में से कई सारे प्लेयर्स जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा तो बैक नहीं किया था उस मैनेजमेंट ने। मैं मैनेजमेंट की बात करूँगा, विराट कोहली की पर से बात नहीं करूँगा। उस मैनेजमेंट को IPL के कई सारे प्लेयर्स को बैक करना चाहिए था, मुझे लगता है, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। एंड T20 में आपको एक यंग टीम डेफिनेटली बनानी चाहिए। यंग टीम एज के मामले में, एक्सपीरियंस के मामले में नहीं, लेकिन एक यंग टीम ऐसी जो बैगेज ना कैरी कर रही हो, जिनका माइंड और एटीट्यूड केयर फ्री हो। जैसे अब देख लीजिए, सूर्य कुमार यादव है, तिलक वर्मा आ चुके हैं T20 इंटरनेशनल के सेटअप में, और हार्दिक पांड्या जब से कैप्टन बने हैं, ठीक है, हम कुछ मैच जीते हारे, वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ हारे, लेकिन एटीट्यूड टीम का मुझे लगता है बहुत अच्छा है। यंग एंड फ्रेश होना चाहिए, क्योंकि T20 इंटरनेशनल मुझे लगता है एक ऐसा फॉर्मेट है T20s जिसमें कि आप अगर एक स्ट्रैटेजी के साथ जाए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसा लेवलिंग गेम है कि आप जानते हैं कि दुनिया की जो टॉप रैंक टीम है वो अगर दुनिया की लोएस्ट रैंक टीम से खेले तो लोएस्ट रैंक टीम उसको हरा सकती है। T20 एक ऐसा खेल है जो कि वनडे में काफ़ी मुश्किल है, टेस्ट क्रिकेट में तो नामुमकिन के करीब है एकदम से ऐसा होना। तो हमें, मुझे लगता है, T20 वर्ल्ड कप जब भी हो अगला, ठीक है, हम पूरी तरह से टीम को बैक करेंगे, लेकिन टीम अगर हार भी जाए किसी स्टेज पे तो इतना ख़राब नहीं सोचना चाहिए। एंड बहुत ज़्यादा अगर हम ऐसे प्लेयर्स को ले जाए जिनमें जो बैगेज लेके जा रहे हो, तो वो भी गलत होता है।
तो ये गलती तो खैर गलती मीन्स उस तरह से मिस्टेक्स रोहित शर्मा ने भी की है, लेकिन ये 3 मिस्टेक्स मैंने दोस्तों बताई ये विराट कोहली जी के टेस्ट वनडे T20 इंटरनेशनल करियर की। आपकी क्या राय है इस बारे में, आप ज़रूर बताएं, मैं आपकी राय जानना चाहूँगा और डिस्कस करना चाहूँगा। लव यू गाइस, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड लव हैविंग दिस डिस्कशन। और बेहतरीन कंटेंट, वैल्यू वाले कंटेंट के साथ आऊँगा आपके साथ। लव यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।